हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के अंतर्गत जीके जीएस के जो 40 प्रश्न आते हैं उसके तैयारी के अंतर्गत हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके जीके जीएस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ये 40 नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं हिस्ट्री के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आईएनसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? यानी कि सबसे पहली बार जब कब हुई थी आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, तो 1885 में इसकी स्थापना की गई। बट ये पूछ रहा है किसकी पहल पर की गई, तो किसकी पहल पर की गई थी? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम की पहल पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? इसी प्रश्न में क्या है, दो प्रश्न हो गए कि पहला अधिवेशन कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। जगह का भी नाम है, कहाँ पे? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। डेट एकदम याद रखना एग्जैक्ट, 28 दिसंबर 1885 को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? क्योंकि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? किसने किया था कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता? तो किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहते हैं। और ये कब हुआ था? जो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने करी थी। ये क्या थे? पेशे से एक बैरिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। चौथा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की या फिर इसके संस्थापक कौन थे आर्य समाज के? तो कौन थे आर्य समाज के? तो दयानंद सरस्वती, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम, यानी कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। बट आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे क्या है, ब्रह्म समाज है तो राजा राम मोहन राय, और आर्य तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं छठा प्रश्न क्या है हमारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था यह किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लिट्टन, जो लॉर्ड लिट्टन था उसके काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। आगे देखते हैं। अच्छा, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया किसने? लिट्टन ने। बट इसको हटाया किसने था? तो रिपन ने इसको हटाया था। लिट्टन ने लगाया और रिपन ने इसको हटाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। आगे देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये पूना सार्वजनिक सभा कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था यही पूना सार्वजनिक सभा। और इसकी स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे, यानी कि एम.जी. रानाडे जिन्हें हम कहते हैं, महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। आगे देखते हैं यंग इंडिया के लेखक कौन है? आठवां प्रश्न है यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? तो यंग इंडिया के लेखक हैं कौन? तो लाला लाजपत राय ने। किसने लिखा था? लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए क्या हुआ था? लाठी लगा और उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं नौवां प्रश्न क्या है। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश हुआ था? जो इल्बर्ट विधेयक आया था उस समय वायसराय कौन था? किसके समय इल्बर्ट विधेयक आया था? तो उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था रिपन। हमने ऊपर बताया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाता कौन है? लिट्टन, लेकिन उसको हटाता कौन है? ये रिपन ही क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाता है। आगे देखते हैं आज़ाद हिंद फौज का गठन
किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब? 1943 में इस आज़ाद हिंद फौज की गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे देखते हैं, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 11वां प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो यह दादा भाई नौरोजी, ये क्या है? भारत के ओल्ड मैन कहे जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी। धन निकासी का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था और इन्होंने ही ब्रिटेन में क्या किया था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। A.O. ह्यूम ने क्या किया था? तो इसने जो है 1885 में क्या किया? INC की स्थापना जो है इसी के काल में A.O. ह्यूम की काल में ही होता है। अब देखते हैं 12वां, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? यानी कि भारत सेवक संघ समाज जो था, इसकी स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की। तो इसकी स्थापना किया था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें हम क्या कहते हैं? G.K. गोखले कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। यानी कि किसने किया? G.K. गोखले जी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक संघ की स्थापना किया था। आगे देखते हैं, 13वां प्रश्न क्या है? उदारवादियों की भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? यानी कि जो भारत में उग्रवाद जो था, यानी कि जिन्हें हम गरम दल कह सकते हैं, दो दल थे, नरम दल और गरम दल, या फिर नरमपंथी या फिर गरम दल के पंथे। तो जो ये भारत में उग्र राष्ट्रीयता था, इसके उदय का कारण क्या था? तो इसका मेन रीज़न पूछ रहा है, क्या कारण था? तो ये देखते हैं, ये है उदारवादियों की पद्धति से असंतोष। बिल्कुल कि गांधी जैसे उदारवादियों की तरफ से थे, वे कहते थे भाई कि हमें कैसे मिलेगा आज़ादी? हमें अहिंसा से मिलेगी, हिंसा नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे। तो इस इनकी जो ये पॉलिसी थी, इससे जो उग्रवादी थे, हमारे उग्रवादी राष्ट्रीय उग्रवादी नहीं, उग्र राष्ट्रीयतावादी थे, उन्होंने क्या किया? जो गरम दल के थे, उनमें असंतोष व्याप्त हो गया कि बिना हथियार उठाए हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। अब बी क्या है कि धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। सी, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। और डी क्या है? सभी कारण। तो ये सभी तीनों कारण क्या थे? उग्र राष्ट्रीयता के कारण थे। आगे देखते हैं, 14वां प्रश्न क्या है? 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1905 में, आप सबको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। और किसने किया था? तो ये कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। आगे देखते हैं, 15वां क्या है? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? यानी कि जो उग्र राष्ट्रवादी थे, उनका साधन क्या था? तो बहिष्कार, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दो, स्वदेशी को अपनाओ और राष्ट्रीय शिक्षा, क्योंकि शिक्षा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। आज भी शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी क्या थे? साधन थे उग्र राष्ट्रवादियों के। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की थी? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, 17वां प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा ये लाइन? फेमस लाइन किसकी है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऐसा क्रांतिकारी, ये लाइनें, ऐसी क्रांतिकारी लाइनें किसके द्वारा कही गई थी? तो किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये कहा था BG तिलक ने। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे देखते हैं, 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ये किसने कहा था? तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनके सर पर लाठी लगी थी। और किसने? तो लाला लाजपत राय, इन्होंने कहा था। जब लाठी लगी तो इन्होंने कहा कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का जब विरोध किया था। साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो 1928 में। गठन कब होता है ब्रिटेन में? 27 में। बट आता कब है ये भारत? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। अच्छा, इसका विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इसमें जितने मेंबर थे वे क्या थे? अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नागरिक नहीं थे। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता था, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था साइमन कमीशन का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। किसने किया? लाला हरदयाल ने किया था अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना।
कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। हो सकता है डेट पूछ ले या फिर मैच करने के लिए दे दे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1913 सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 20वां, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? यानी कि कब नरमपंथी और जो गरम दल के नेता थे, इन दोनों में कब जो है विभाजन हो गया? कब ये दोनों रास्ते अपने अलग कर लिए? किस अधिवेशन में कर लिया था? तो किस अधिवेशन में इन्होंने किया था? सूरत अधिवेशन। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। और सूरत अधिवेशन कब होता है? 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। और इसी समय गरम दल और नरम दल क्या हो गए? अलग हो गए। लेकिन ये गरम दल और नरम दल कब मिलते हैं? लखनऊ अधिवेशन में। जब लखनऊ अधिवेशन होता है उस समय नरम दल और गरम दल जो है एनी बेसेंट और बीजी तिलक के प्रयासों से क्या हो जाते हैं? फिर से मिल जाते हैं। इन दोनों में पैचअप हो जाता है। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न क्या है? अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? यानी कि कब? तो दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में, यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था दिल्ली में, और कब फेंका गया था? अप्रैल 1920 में। और किसने बम फेंका था? तो ये प्रश्न क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग रहता है, सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि किसने फेंका। तो 21 में देखते हैं किसने फेंका था? भगत सिंह। किसने? भगत सिंह थे। और इनके साथ एक और लोग थे। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था? तो दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने अप्रैल 1920 में क्या किया? बम फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 22वां प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसकी तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? रीजन क्या था कि जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन था वो क्या हो गया? असफल हो गया। तो पहला कारण क्या है? केंद्रीय संगठन का अभाव था। बिल्कुल केंद्रीय संगठन नहीं था। जो भी चीज़ें सब लोग अपने अपने आधार पे, अपने तौर पे क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। मिलकर संगठित होकर इन्होंने विरोध नहीं किया। इसीलिए क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव था। ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा इनकी कठोर नीति थी। बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे ये। सी क्या है कि उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। जो उच्च मध्यम वर्ग नहीं, जो कि उच्च मध्यम वर्ग, जो कि क्या थे? जिनके पास पूंजीपति थे, पैसा था, इन्होंने भाई न्यूट्रल रह गए कि इन्हें कोई मतलब नहीं था अंग्रेजों की नीतियों से, या फिर क्या कर रहे, अत्याचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या थे? एक तरह से इन लोगों का झुकाव अंग्रेजों की तरफ था। तो इनकी सहानुभूति का भी अभाव था। यानी कि ये सभी कारण क्या थे? क्रांतिकारी आंदोलन को असफल बनाने के ये सभी का रीजन क्या थे? उत्तरदायी थे इसके लिए। ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? डी। अगला प्रश्न है 23वां देखते हैं। 23वां प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो मैंने अभी इस प्रश्न को ऊपर डिस्कस भी किया था कि सूरत अधिवेशन में क्या होता है? उग्रवादी और उदारवादी दोनों में, उग्रवादी नेताओं और उदारवादी नेताओं में फूट पड़ जाती है 1907 सूरत में। लेकिन मिल कब जाते हैं? तो लखनऊ अधिवेशन, जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है तब क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं एनी बेसेंट और बीजी तिलक के प्रयासों से। लेकिन 1907 ये सूरत अधिवेशन दिया है, यहाँ पे क्या हो गए? गरम दल और नरम दल दोनों में क्या हो गया? फूट पड़ गया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वां प्रश्न, लखनऊ समझौता यानी कि कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? तो यही लखनऊ समझौता के नाम से ही जाना जाता है। 1916 में हुआ लखनऊ समझौता। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जो भारत में होम रूल आंदोलन होता है किसके द्वारा किया गया था होम रूल आंदोलन का भारत में? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं इन्हें। तो किसने किया था? ऑप्शन बी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग का नेतृत्व किया था भारत में। 26वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट 1919 मार्च 1919 कब आता है? तो मार्च 1919 में आता है रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। और इसका क्या उद्देश्य था? कुटीर उद्योगों को समाप्त करना, बी, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, सी, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा दायर किए, बिना इन्फॉर्म किए आप क्या कर सकते थे? बंदी बना सकते थे। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था, बिना अपील बिना दलील, कि बिना तो आपकी अपील सुनी जाएगी और न ही आपको दलील देने का कोई मौका दिया जाएगा। ये रॉलेट एक्ट एक काला कानून जो कि मार्च 1919 में आता है, और इसका क्या था कि बिना किसी पर मुकदमा दायर किए आपको क्या किया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 27वां प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था? पंजाब में जलियांवाला में हुआ था यह कांड, और कब हुआ था इसका डेट पूछा है। आपको एग्जैक्ट डेट याद होना चाहिए, क्योंकि 1919 देखिए सब में दिया है, तो एग्जैक्ट डेट कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था? तो यही इसी रॉलेट एक्ट, यानी कि जो मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, मार्च में आता है 1919 में, और 13 अप्रैल को क्या होता है? जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं और इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर जनरल डायर ने क्या करी थी? गोलियां चलवा दी थी और हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इसीलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए किया गया? तो किस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी बनी थी, हंटर समिति? तो यह बनी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, कि जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी ये कमेटी। किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी। और इन्होंने क्या कहा था कि अंग्रेजों ने कहा कि बहुत ही कम लोग मरे थे इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में। इनकी जांच क्या थी? निष्पक्षता नहीं था, इनमें क्या था? बायसनेस था। ठीक है, तो ये क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? प्रश्न घुमा के पूछ दे तो हंटर कमेटी बनी थी। आगे देखते हैं 29वां प्रश्न। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? यानी कि जो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉरपोरेट मूवमेंट, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और इसके प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? क्या तय किया गया था आंदोलन का कार्यक्रम? तो देखते हैं। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, बिल्कुल सही बात है कि हम क्या करेंगे? असहयोग किस किस चीज़ में असहयोग करेंगे? तो सरकारी अदालतों का हम बहिष्कार करेंगे। बी, विदेशी जो माल थे, गुड्स थे, उनका क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। एक तरह से समझ लीजिए कि जो विदेशों से हमारे सामान जो आते थे यहाँ पे इंडिया में, उसका हम बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। सरकारी वैतनिक अवैतनिक पदों व उपाधियों का हम त्याग कर देंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो क्या किया था? गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो ये क्या था? आर्टिकल 19 के तहत इन्होंने अपने अपने जो भी उपाधियां थी उनका अंत कर दिया था। तो ये तीनों फैक्ट क्या है? सत्य हैं। इसमें से सभी सही हैं कि अदालतों का हम बहिष्कार करेंगे, विदेशी जो गुड्स हैं उनका बहिष्कार करेंगे, और जितने भी वैतनिक और अवैतनिक पद थे उन सभी पदों और उपाधियों का हम क्या कर देंगे? त्याग कर देंगे। यही क्या था? असहयोग आंदोलन था। अब देखते हैं 30वां प्रश्न क्या है। 30वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? शुरू तो किया था 1920 में, लेकिन किस घटना से खिन्न हो गए तो इन्होंने फिर से उसको बंद कर दिया? विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, प्रिंस ऑफ वेल्स की बहिष्कार की घटना, या फिर अदालतों के बहिष्कार की घटना, या फिर डी है चौरा चौरी कांड। तो क्या है? चौरा चौरी कांड जब होता है तो इसीलिए गांधी ने क्या किया? चौरा चौरी कांड के से खिन्न होकर इन्होंने क्या किया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ये चौरा चौरी घटना कहाँ पे होती है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये चौरा चौरी घटना होती है। आगे देखते हैं 31वां प्रश्न क्या है। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1 जनवरी 2023 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस स्वराज पार्टी, जिसे हम स्वराज दल लिखा है, इसको स्वराज पार्टी भी लिखा होता है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना, पहला प्रश्न बन जाता है, कब हुआ? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और किसने किया? तो किसने किया था? देश बंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा किया गया था। यानी कि देश बंधु चित्तरंजन दास, इनको हम CR दास भी बोलते हैं, चित्तरंजन दास को, और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 32वां प्रश्न। स्वराज दल यानी कि स्वराज पार्टी का कार्यक्रम क्या था? क्या कार्यक्रम था स्वराज पार्टी का? तो बजट को रद्द करना। क्या था? बजट को रद्द करना। बी है नौकरशाही
को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, और सी समस्त प्रभावशाली स्थानों यानी कि जो पद थे उन पर अधिकार, और डी क्या है ये सभी। तो ये सभी थे। देखिए अब तक क्या है कि छोटे छोटे प्रश्न जैसे कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, कब हुआ, ये सब प्रश्न, ये प्रश्न क्या है, डीप प्रश्न है कि इसका जो है कार्यक्रम, इसका प्रोग्राम ही क्या था, बजट रद्द करना, नौकरशाही के प्रस्तावों का विरोध करना और समस्त प्रभावशाली पदों का पर अधिकार कर लेना, यही था क्या स्वराज दल का कार्यक्रम। ये सभी हैं। 33वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया। कब आया, तो मैंने ऊपर इसकी चर्चा करी थी साइमन कमीशन की। तो कब आया था, फरवरी 1928 में। कब आता है, 3 फरवरी। कब आता है, एग्जैक्ट डेट है इसका कि 3 फरवरी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कब आता है, भारत आ जाता है। गठन इसका कहाँ होता है, तो ब्रिटेन में गठन होता है 1927 में। आगे देखते हैं 34वां प्रश्न, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे। तो साइमन कमीशन, पहली चीज कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और सातों क्या थे, ब्रिटिश थे। ब्रिटिश थे, इसीलिए इस व्हाइट मैन कमीशन या फिर श्वेत कमीशन कहा जाता था, क्योंकि सारे जो थे इसमें सदस्य क्या थे, ब्रिटेन के थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसमें से कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। अब आगे देखते हैं 35वां प्रश्न, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी। यानी कि साइमन कमीशन को ब्रिटेन से भारत लाया क्यों गया था, किस बात के लिए इसको लाया गया था, सिफारिश ने क्या किया। तो पहला है कि द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, दूसरा है बृहत भारतीय परिषद की स्थापना, तीसरा सी है संघ शासन की स्थापना, और डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए क्या है, अब तक क्या पढ़े थे, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई, इसे व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है, कितने सदस्य भारतीय थे, लेकिन ये प्रश्न पूछ दे तो क्या है, ये डीप प्रश्न है। तो इसीलिए इन सारे प्रश्नों को देख के जाना एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 35वां का क्या होगा, ये सभी कारण क्या है, ये सभी सही हैं कि साइमन कमीशन द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय शासन की स्थापना के लिए, बृहद भारतीय परिषद की स्थापना और संघ शासन की स्थापना, ये सभी सिफारिशें साइमन कमीशन ने दिया था। आगे देखते हैं 36वां प्रश्न क्या है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था, इसको किसने कहा कि जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट है यह रद्दी की ढेरी में रखने योग्य है, किसने कहा था, किस भारतीय, किसी भारतीय ने ही कहा होगा, किसने कहा था, तो देखिए सर शिवा स्वामी अय्यर ने, शिवा स्वामी अय्यर ने कहा कि यह क्या है साइमन कमीशन का रिपोर्ट, इसको रद्दी की ढेरी में रखने योग्य है, इसको रद्दी में डाल दो। अब देखते हैं 37वां प्रश्न क्या है। 37वां प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट आया था उसमें कौन सा सुझाव प्रमुख रूप से दिया गया था। तो भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान कर दिया जाए, बी प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, सी केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन किया जाए, और डी क्या है उपरोक्त सभी सुझाव दिए गए थे। तो ये नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट में ये सारी बातें की गई थी, कौन सी, तो ये सभी कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज बनाया जाए तुरंत, उसके बाद से प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, और केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का जो पावर का डिवीजन हो जाए, के सेंटर और कहाँ पे, केंद्र और प्रांतों के बीच, ये सभी सुझाव नेहरू रिपोर्ट में थे। अब देखते हैं 38वां, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता या फिर पूर्ण स्वराज इसे कहते हैं, तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था। तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया कांग्रेस ने, तो यह 31 दिसंबर 1929 को, इनके दिसंबर का, पहली चीज़ है जी जब भी कांग्रेस का कोई अधिवेशन होता था दिसंबर में ही होता था, मोस्टली दिसंबर में, तो दिसंबर का अंतिम दिसंबर 31 दिसंबर 1929 को अधिवेशन कौन था, लाहौर अधिवेशन था। और इसी लाहौर अधिवेशन में कहाँ हुआ था, रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, तो चाचा नेहरू या फिर JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। और नदी कौन सी है, नदी भी पूछी गई है, तो रावी नदी के तट पर, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं 39वां प्रश्न क्या है हमारा। 39वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था। यानी कि जो महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च किया था, तो उसका डेट पूछ रहा है कब किया था इन्होंने दांडी मार्च, तो 6 मार्च 1930 को। कब किया था, अच्छा 6 मार्च, सॉरी ये 6 मार्च नहीं, तो प्रारंभ था, शुरू हुआ था कब, 12 मार्च को, 6 मार्च नहीं बल्कि शुरुआत 12 मार्च
दांडी मार्च शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ और ख़त्म कब किया गया था इसको, तो 6 अप्रैल 1930 को इसको ख़त्म किया गया था नमक कानून को। और इसी दिन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40वां प्रश्न। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था, क्या बातें कही गई थी। तो पहली चीज़, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। और इसमें क्या क्या कहा गया, ए है गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बी है बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए, सी है हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, और डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या बातें कही गई थी, तो इसमें ये सारी बातें कही गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। डेट याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। इसी दिन क्या होता है, दांडी मार्च खत्म किया जाता है। अगला देखते हैं 41वां प्रश्न। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था, यानी कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है कहाँ पे होता है, तो लंदन में होता है, टाउन हॉल में किया जाता है। और ये पहला गोलमेज सम्मेलन का डेट पूछ रहा है कि कब पहला गोलमेज सम्मेलन किया गया था आयोजित, तो 12 नवंबर 1930 को। कब होता है, 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, इसमें पूछता है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन अंबेडकर ने भाग लिया था इसमें। आगे देखते हैं 42, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता यह कब किया गया था, 5 मार्च 1931 को। कहीं कहीं मार्च 1931 भी लिखा रहता है, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के तहत। और ये समझौता क्या हो गया था, विफल हो गया था, सार्थक नहीं रहा। आगे देखते हैं 43वां, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी क्या हुए थे, इसमें शामिल हुए थे। और वही गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ था, बात हुई, लेकिन क्या बात नहीं बनी थी। यह क्या हो गया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन विफल रहा था। और सिर्फ इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, ना तो पहले और ना ही तीसरे। आगे देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। मैकडोनाल्ड अवार्ड, यानी कि जो मैकडोनाल्ड अवार्ड है कि किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था, यानी कि किससे बहुत आघात हो गया था इनको, मैकडोनाल्ड अवार्ड था। तो देखते हैं, ए चाय व बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, बी स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, सी दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, और डी क्या है, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। यानी कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड लाता है, रैमजे मैकडोनाल्ड जो लेके आता है मैकडोनाल्ड अवार्ड, इसमें क्या ऐसी बात की गई जिससे गांधी जी क्या हो गए थे, आहत हो गए थे। इसमें जो है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की बात, इसकी बहुत बड़ी कूटनीति थी मैकडोनाल्ड की, जो कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की बात किया था इसने। आगे देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन पूछ रहा है। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 को होता है। कब होता है, 17 नवंबर 1932। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी भाग नहीं लिए थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न। लीग यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, कब इसने मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, तो कब मनाया था मुक्ति दिवस, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन कांग्रेस ने इस्तीफा अपना दे दिया था, और इसी की खुशी में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 22 दिसंबर 1939 को। कब, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया, डायरेक्ट डेट ही पूछा है। आगे देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थीं, ए ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, बी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, सी ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी,
और डी है उपर्युक्त सभी बातें, यानी कि अगस्त प्रस्ताव में कौन कौन सी बातें की गई थी, तो ये सभी बातें अगस्त प्रस्ताव में की गई थी। आगे देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण था, यानी कि क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में आता है क्रिप्स मिशन भारत। और यह क्यों आया था, इसका कारण ही पूछ रहा है कि क्यों आया था क्रिप्स मिशन भारत 1942 में। तो ए क्या है कि ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, बी गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, और सी क्या है युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, या फिर ये सभी कारण थे। जो क्रिप्स मिशन क्या हुआ 1942 में भारत आया, तो क्या था, सभी कारण थे ये जिससे क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। और इस क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य थे। ठीक है, आगे देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, यानी कि जब आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा दिसंबर में ही होता था। और भारत छोड़ो प्रस्ताव कब हुआ था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, यह डेट एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है। तो कब हुआ था भारत छोड़ो, 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव हुआ और 9 अगस्त 1942 से शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को, गांधी जी थे इसमें, जवाहरलाल नेहरू थे, सरोजिनी नायडू थी, राजेंद्र प्रसाद थे, इन सबको गिरफ्तार किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी का बहुत बार पूछा है कि कब भारत छोड़ो प्रस्ताव के तहत राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में डाला गया था, तो इनको बांकीपुर जेल में डाला गया था। गांधी जी को कहाँ डाला गया था, तो आगा खां महल में डाला गया था। सरोजिनी नायडू भी कहाँ थी, आगा खां पैलेस में थी। आगे देखते हैं आज का अंतिम और 50वां प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, जो 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव पारित होता है और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो इसका कारण क्या था, क्यों शुरू किया गया था इस आंदोलन को, तो देखते हैं। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्याग्रता का वातावरण, बी बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, सी शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, और डी क्या है उपर्युक्त सभी कारण। तो क्या कारण थे जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की गई थी, ये सभी कारण थे कि क्रिप्स मिशन की असफलता भी थी, बर्मा में भारतीयों के प्रति, बर्मा क्या है वर्तमान में म्यांमार, जो कि वहाँ पे भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, और जो शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में क्या था अविश्वास था। ये सभी कारण क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के कारण थे। आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, और ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जाम तक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।